डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लोगों ने एक्सक्रीशन की एक बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था और साथ ही हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर मुकम्मल डिटेल्ड डिस्कस किया हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द प्लांट्स। अब हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखना है कि एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स जो हैं उसकी बेसिक्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने मेराइन एनवायरनमेंट की और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की बात की थी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक्सक्रीशन किस अंदाज से होती है, तो दो मेजर पॉइंट्स थे। जहां पर बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल था फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर, वहां पर हम पानी को कंसीडर करते थे कि वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको रिमूव करना जरूरी है। और अगर हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की बात करते थे, मतलब मेराइन एनवायरनमेंट, तो स्टूडेंट्स हमें ये पता था कि हमने देखा कि साल्ट्स को रिमूव करना जरूरी है। हालांकि बाय द डेफिनेशन हम जानते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। Excretion is the removal of nitrogenous waste, for example ammonia, urea, uric acid। लेकिन ये जो मैंने आपको एक बात बताई कि एक एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें पानी को रिमूव करना है और एक एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें साल्ट्स को रिमूव करना है, ये कंडीशंस उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं whenever we want to compare फ्रेश वाटर अलॉन्ग विद मेराइन वाटर एनवायरनमेंट। वैसे तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के अंदर मेजर एग्जांपल वही है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूव होना, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर में किसी और तरह से ऑस्मोरेगुलेशन थी और मेराइन में किसी और अंदाज से ऑस्मोरेगुलेशन थी। हमने इसी से कनेक्टेड एक कंसेप्ट डिस्कस करना है, एक्सक्रीशन। तो अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन को उस हवाले से देख रहे थे कि यहाँ पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में था तो इसको रिमूव करना जरूरी था, तो हम वहां पे उस छोटी सी इन्वायरमेंट के लिए कहते हैं कि यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। या अगर हम मेराइन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट्स हैं, वहां पर साल्ट्स को एक्सक्रीट किया जाता है। इसके अलावा असल में जो ओरिजिनल हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, this is the removal of nitrogenous waste. Excretion is the removal of nitrogenous waste. अब nitrogenous waste स्टूडेंट्स पैदा होती हैं बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके अंदर। सो इस अंदाज से ये काम होता है स्टूडेंट्स, जब अमाइनो एसिड्स जो हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, यू नो अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जाहिर है स्टूडेंट्स, हमारे फूड के अंदर प्रोटीन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो अल्टीमेटली उससे क्या चीज रिलीज होगी, उससे अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे। सो अब हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव किया जाता है, क्योंकि फर्दर काफी सारे और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलाने होते हैं। सो अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप रिमूव जो होता है, दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ये अलग से डेफिनेशन के तौर पर आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज डीएमिनेशन? द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। अब इसको रिमूव करके क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ये बताती है कि या तो इनको किसी न किसी जगह फिर यूज कर लिया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स और एनी अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और अगर इनको किसी यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो स्टूडेंट्स, अगर यही अमाइनो कंटेंट हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जमा होना शुरू हो जाए तो इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। लिहाजा
या तो इसकी यूटिलाइजेशन की जाए अमाइनो ग्रुप की, किसी न किसी जगह इस्तेमाल हो जाए, और अगर ये इस्तेमाल नहीं होता तो फिर इसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी में अकमुलेट होता है तो ये ब्लड प्लाज्मा में जाने के बाद कई एक तरह के डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर ये रिमूव ना हो तो कन्वर्जेंस के होने का खतरा है। सुना हुआ है ना वो जो कहते हैं दौरे पड़ जाना। सो कन्वर्जेंस का, कॉमा का खतरा है। इवन के अगर ये ज्यादा मिकदार में बॉडी में इकट्ठी हो जाए तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है, उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। सो बाय these hazardous effects we come to know that it's necessary to remove amino group from the body. So students, अब ये किस किस शक्ल में रिमूव हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अलग अलग सीखना चाहिए। यानी अगर यही नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा मिकदार में हो, यानी इफ देयर इज एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, so this excess amount is converted into the ammonia, urea and uric acid। यानी अगर ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, एक्सेस अमाउंट में हो, how their removal takes place from the body in the form of ammonia, urea and uric acid। स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, so this is formula indicating ammonia and this formula indicates urea and this is uric acid। All of these are different forms of nitrogenous metabolites should be removed from the body। यानी एक कंडीशन हमने डिस्कस की, अगर ये कंपाउंड एक्सेस मिकदार में हो तो किस शक्ल में बॉडी से रिमूव किए जाते हैं? अमोनिया की शक्ल में, यूरिया की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में रिमूव किए जाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स इनकी लोअर क्वांटिटीज हो हमारी बॉडी के अंदर, तो लोअर क्वांटिटीज के अंदर ये किसी और शक्ल में रिमूव होते हैं या रिमूव किए जाते हैं। जैसा कि एक हमारे पास कंपाउंड का नाम है क्रिएटिनिन, एक है क्रिएटिन। फर्क है दोनों के प्रोनाउंसिएशन के अंदर, क्रिएटिनिन और दूसरा है क्रिएटिन। और तीसरा कंपाउंड है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, या कुछ लोग पढ़ते हैं ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, बेसिकली पढ़ा जाएगा ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड्स। सो व्हाई दीज कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड whenever nitrogen contents are lower or less in quantity, so they are converted into the creatinine, creatine and trimethyl amine oxide। यानी अगर लोअर नाइट्रोजन कंटेंट बॉडी के अंदर हो तो ये नाइट्रोजनस कंटेंट किस शक्ल में बॉडी से रिमूव होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन एंड ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट द आरएनए एंड डीएनए? साहिर है हमारी फूड के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड्स भी हम इनटेक करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती है। सो नाइट्रोजनस बेसिस जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड की जा सकती हैं, प्योरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। इनकी डिटेल इंशाल्लाह जब हमने डीएनए और आरएनए डिस्कस करना है वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक डील कर रहा है एक्सक्रीशन को और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को और उन मेटाबोलाइट्स को जो बॉडी से रिमूव करना जरूरी है।
तो हमने इससे पहले दो चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर नाइट्रोजन ज्यादा मिकदार में हो तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की शक्ल में रिमूव किए जाते हैं, और अगर लोअर क्वांटिटीज हो नाइट्रोजन की तो क्रिएटिन और ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड की शक्ल में रिमूव किए जाते हैं। अब तीसरी और थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, जब कभी कैटाबॉलिज्म होती है ना नाइट्रोजनस बेसिस की, जो मैंने बताया डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं, जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्योरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। तो स्टूडेंट्स उनकी भी तो कैटाबॉलिज्म होती है ना बॉडी के अंदर, और उनके अंदर भी एक नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद होता है, लिहाजा उसको भी तो नाइट्रोजनस बेस की शक्ल में रिमूव करना होगा। सो बॉडी हमारी क्या करती है, उन प्योरीन्स और पाइरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेसिस से क्या चीजें बनाती है हमारी बॉडी रिमूव करने के लिए, हाइपोजेंथेन, ज़ैंथेन, यूरिक एसिड, एलैंटाइन, यूरिया एंड अमोनिया। यानी कुछ नई चीजें यहां पर आएंगी। जब प्योरीन्स और पाइरिमिडीन्स की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं तो नई चीजें कौन कौन सी थी, खास तौर पर हाइपोजेंथेन, ज़ैंथेन और एलैंटाइन। बाकी चीजों से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया। यानी स्टूडेंट्स अगर एक्सक्रीशन अमंग एनिमल्स को मैं समराइज करूं तो हमने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट से पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस में पानी को रिमूव करना होता है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर साल्ट्स को रिमूव करना है। डिटेल मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपको बता दी है। जहां तक बात है नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो तीन मेजर हमारे पास शक्लें हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये हमने देखा कि ये जो है कंपाउंड्स, ये उस हालत में रिमूव बॉडी से किए जाते हैं wherever nitrogen content is excess in the body. So नाइट्रोजनस कंपाउंड एक्सेस मिकदार में हो तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और अगर लोअर क्वांटिटीज के अंदर यही नाइट्रोजन कंटेंट्स हो तो फिर क्रिएटिन, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड के शक्ल में बॉडी से रिमूव होते हैं। और खास तौर पे हमने एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो बात सीखी है वो है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। किस शक्ल में वो कंपाउंड बनते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, हाइपोजेंथेन, ज़ैंथेन, एलैंटाइन, यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। स्टूडेंट्स अब इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबोलाइट्स की बेस पर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर उन एनिमल्स के ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप है जो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, कौन सा वो ग्रुप होगा जो यूरिया एक्सक्रीट करेगा, और कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल होगा जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा। वी विल डिस्कस in coming lecture. So students, so far we have discussed the basis of nitrogenous compound necessary to be removed from the body. इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर अगली डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।